Hello class 11 students, welcome to today's online class. In today's class we are going to start chapter number 10, mechanical properties of fluid. Previous chapter, in just previous chapter we have studied mechanical properties of solid. So now in this chapter we are going to talk about fluids. So first question arises, what is fluid? FLUID, fluid. बेसिकली समझने के लिए आप समझ सकते हैं कि फ्लूइड होते हैं लिक्विड एंड गैसेस। और इस चैप्टर नंबर 10 में हम मोस्ट ऑफ द टाइम बात करेंगे लिक्विड के बारे में। जैसे कि मैंने पहले ही बताया था आपको, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड में हमने सॉलिड के बारे में बात किया और अब फ्लूइड के बारे में बात कर रहे हैं, मगर बेसिकली लिक्विड के ही बारे में बात करेंगे, मगर गैसेस भी एक प्रकार के फ्लूइड होते हैं। तो फ्लूइड होता क्या है? व्हाट इज फ्लूइड? बाय द डेफिनेशन, फ्लूइड मींस एनीथिंग विच कैन फ्लो, एनीथिंग विच कैन फ्लो बाय द एप्लीकेशन। अब हमको मालूम है कोई भी चीज मूव हो जाए तो कब मूव होगी? जब उसमें कोई फोर्स लग रहा होगा तब। सो एनीथिंग विच कैन फ्लो बाय द एप्लीकेशन ऑफ सम फोर्स एंड एनीथिंग विच कैन टेक द शेप ऑफ इट्स कंटेनर। आप इस बात को जरूर गौर कर सकते हैं। आप मान लो एक जग में पानी को डालें तो पानी ने कौन सा शेप ले लिया? जग का। आपने एक टैंक में पानी को भरा, एक टैंक में पानी को भरा तो पानी ने कौन सा शेप ले लिया? उस टैंक का। तो ये तो हो गई बात लिक्विड की। क्या गैस के साथ भी ऐसा ही होता है? हाँ बिल्कुल। एक फुटबॉल है, फुटबॉल में आपने गैस को भरा, एयर इज ऑल्सो अ गैस, सो यू विल सी दैट गैस हैज टेकन द शेप ऑफ दैट फुटबॉल, स्फेरिकल शेप। एक कंटेनर मीन्स एक क्लोज्ड कंटेनर में आपने गैस को भरा तो वो गैस उस कंटेनर का शेप ले लेगा, सिलेंड्रिकल शेप और समथिंग। सो एनीथिंग विच टेक्स द शेप ऑफ द कंटेनर व्हेन इट इज फिल्ड इन इट, देन इट इज फ्लूइड। बाय द वे, एक डेफिनेशन ये भी है कि एनीथिंग विच कैन फ्लो। देखिए सॉलिड क्या होता था? फोर्स लगाने से मूव होता था। मतलब मान लो एक सॉलिड को मैं फोर्स लगा रहा हूं F, तो वो मूव होता था, मगर लिक्विड और गैस क्या होंगे? फ्लो होंगे, आगे तो बढ़ेंगे मगर किस प्रकार से? फ्लो होते हुए। इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंसेस चेंज हो सकते हैं इसके, और इसके बारे में आपने केमिस्ट्री में भी पढ़ा है कि इसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस थोड़े वीक होते हैं सॉलिड के कंपैरिजन में। सो नाउ फ्लूइड की बात करते हैं कि आइडल फ्लूइड क्या हो सकता है। व्हाट इज एन आइडल फ्लूइड? एक आइडल इंसान के बारे में मुझे बताओ, बहुत अच्छी बातें बताओगे आप उसके बारे में। तो आइडल फ्लूइड के बारे में बात करते हैं। आइडल फ्लूइड के बारे में जब बात करते हैं हम लोग, तो पहली बात होती है एक ऐसा फ्लूइड जिसको मैं एक वी कैन से दैट दिस इज द बेस्ट फ्लूइड, और उसकी क्या खासियत हो सकती है? तो पहली खासियत ये होती है कि ये इनकंप्रेसिबल होगा। इनकंप्रेसिबल का मतलब इसको हम लोग कंप्रेस करेंगे, इसको हम लोग दबाएंगे तो ये कंप्रेस नहीं होगा, उसके वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आना चाहिए। क्या होता है? ऐसा होता है। जब हम गैस की बात करते हैं तो ये बहुत अच्छे से हमको दिखता है कि ये कंप्रेस हो जाता है। गैस को अगर फुटबॉल के अगर भरे जा रहे हो तो आप देखेंगे कि वो कंप्रेस, एयर जो होगा उसके अंदर होगा वो कंप्रेस होते जाएगा। इसीलिए तो एयर फुटबॉल के अंदर ज्यादा प्रेशर का होता है कंपैरिजन टू एयर विच इज इन द एटमॉस्फेयर। क्यों? कंप्रेस हो गया उसके अंदर, मतलब उसका वॉल्यूम, जितना एयर को वो वॉल्यूम लेना था उससे कम वॉल्यूम में वो वहां पर मौजूद है। क्या लिक्विड भी कंप्रेस हो सकते हैं? हाँ हो सकते हैं। कुछ लिक्विड्स को तो हम अच्छे से कंप्रेस कर सकते हैं, वाटर को भी कंप्रेस कर सकते हैं, मगर उसके लिए हमें कंप्रेस करने के लिए ज्यादा फोर्स की जरूरत पड़ेगी। तो एक ऐसा फ्लूइड जिसको मैं आइडल बोल रहा हूं, उसकी क्या खासियत होनी चाहिए? वो कंप्रेसिबल नहीं होना चाहिए। लिक्विड आर क्लोज टू आइडल फ्लूइड, इसीलिए हम लोग इस चैप्टर में फ्लूइड के बारे में पढ़ेंगे। और गैसेस के बारे में आपने देखा है कि अगले चैप्टर में आप चालू कर दिए थर्मोडायनेमिक्स में और थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस पे। तो पहला प्रॉपर्टी हो गया इनकंप्रेसिबल, दूसरा होता है नॉन विस्कस।
आइडल फ्लूइड की खास बात और होगी कि वो नॉन विस्कस होगा। ये विस्कोसिटी के बारे में आप लोग और अच्छे से पढ़ोगे जब आप लोग सरफेस टेंशन एंड ऑल दिस थिंग्स पढ़ोगे। मगर नॉन विस्कस का मतलब आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि लिक्विड जब फ्लो करेगा, लिक्विड जब मूव होगा, फ्लो करेगा, तो कोई भी टेंजेंशियल फोर्स नहीं लगने चाहिए दो लेयर्स ऑफ लिक्विड के बीच में। देखो टेंजेंशियल बोलना है जरूरी है, क्योंकि मान लो ये एक लेयर ऑफ लिक्विड है और ये दूसरा लेयर ऑफ लिक्विड है। जब ये फ्लो करेंगे तो इनके बीच में अगर कोई रिलेटिव मोशन हुआ, ये लेयर ज्यादा जल्दी जा रही है, ये कम जा रही, तो ये एक दूसरे के ऊपर फ्रिक्शन पैदा करेंगे। इमेजिन कर पा रहे हो, मान लो ये लेयर है, एक लिक्विड का लेयर ये है, और ये दूसरे लेयर का लिक्विड है। अगर ये साथ में मूव होंगे तो कोई भी रिलेटिव मोशन नहीं। बट इफ दिस इज वन लेयर, इट इज मूविंग विथ सम वेलोसिटी, और ये दूसरा लेयर है वो कुछ और वेलोसिटी से मूव कर रहा है, रिलेटिव वेलोसिटी हुई, थोड़ा चेंज इन वेलोसिटी हुआ, इन दोनों के बीच फ्रिक्शन काम करने पड़ेगा। ये कैसा फोर्स है? एक टेंजेंशियल फोर्स है। देखो लेयर्स के बीच का टेंजेंशियल फोर्स है, इसी को विस्कोस, नॉन विस्कस बोलते हैं। तो एक इसको ही विस्कोसिटी बोलते हैं, जो आगे हम अच्छे से पढ़ेंगे। मगर आइडल फ्लूइड में ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नॉन विस्कस होना चाहिए, टेंजेंशियल फोर्स होना ही नहीं चाहिए वहां पे। नो फ्रिक्शन शुड बी देयर बिटवीन द लेयर्स ऑफ फ्लूइड। तो ये बात होगी एक आइडल फ्लूइड की। तो जब हम लोग इस चैप्टर में जहां भी फ्लूइड की बात कर रहे होंगे, वहां पर आइडल फ्लूइड होगा, मतलब कंप्रेस नहीं होगा और नॉन विस्कस होगा। नॉन विस्कस होगा जब भी हम लोग स्टैटिक्स के बारे में पढ़ते रहेंगे। okay, so our first topic will be, okay, we have understood that what is fluid, idle fluid क्या होता है। then we'll move to our next topic which will be, let us see, सबसे पहले तो definition क्या बनता है fluid का। तो the substance which begins to flow when external force is applied on it, एक ऐसा सब्सटेंस जो क्या करे, फ्लो होने लग जाए, बहने लग जाए, तो उसको फ्लूइड बोलेंगे। कब बहेगा? जब कोई फोर्स लग रहा है। लिक्विड एंड गैसेज आर फ्लूइड, आइडल फ्लूइड लिक्विड होता है लगभग। नेक्स्ट थिंग विच वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड इज प्रेशर ड्यू टू फ्लूइड। अब देखिए फ्लूइड है तो फ्लूइड अपने अंदर में अगर कोई ऑब्जेक्ट है उसके अंदर, तो उसके ऊपर प्रेशर क्रिएट करेगा। क्या ये बात मानते हो? नहीं मानते? तो चलो सोचो, हम लोग भी एक फ्लूइड के आसपास हैं, हम लोग भी एक फ्लूइड से घिरे हुए हैं। वो फ्लूइड कौन सा है? एयर। एयर इज अ गैस, गैस इज अ फ्लूइड। तो अगर हम लोग एयर से घिरे हुए हैं, तो ये जो एयर है बाहर हमारे, वो हम पर आसपास है हमारे, वो हम हमारे ऊपर, हमारे बॉडी पर एक प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं। व्हाट इज प्रेशर? इसके बारे में आप पहले ही पढ़ चुके। प्रेशर इज एक्चुअली फोर्स पर यूनिट एरिया। तो फ्लूइड यही फोर्स लगा रहा है हमारे ऊपर पर यूनिट एरिया में। इसीलिए ये डेफिनेशन बनता है, द नॉर्मल फोर्स एक्सर्टेड बाय अ लिक्विड एट रेस्ट पर यूनिट एरिया ऑफ द सरफेस इन कॉन्टेक्ट। जिस भी सरफेस से ये फ्लूइड कॉन्टेक्ट में है, उस पर ये पर यूनिट एरिया एक नॉर्मल फोर्स लगाता है, नॉर्मल परपेंडिकुलर फोर्स लगाता है, विच इज कॉल्ड प्रेशर ड्यू टू फ्लूइड या प्रेशर ऑफ फ्लूइड। इसको P से डिनोट करते हैं। ये होता है फोर्स अपॉन एरिया। इसका यूनिट क्या होगा? इसका यूनिट होगा न्यूटन फोर्स का अपॉन मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इसका ऐसा यूनिट होगा। याद रहेगी वाली बात। तो हमारे शरीर में ये एटमॉस्फेयर ही है जो हम पर प्रेशर क्रिएट कर रहा है। इसीलिए हम इसको बोलते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक, उसका यूनिट क्या होगा? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ऐसा यूनिट होगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अच्छा, एक और टर्म पढ़ना पड़ेगा, तब जाकर हम इसके बारे में और बात कर पाएंगे, वो है डेंसिटी। तो व्हाट इज डेंसिटी? डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस इज डिफाइंड एज द मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द सब्सटेंस। देखना, डेंसिटी के बारे में हम पहले भी 9th क्लास में भी पढ़ चुके। व्हाट इज डेंसिटी? घनत्व। मास पर यूनिट वॉल्यूम, कितना उसका मास है, कितने वॉल्यूम का है वो। तब इमेजिन करने के लिए आप ये सोचिए कि एक ऑब्जेक्ट है जो 1 मीटर लंबा है, 1 मीटर चौड़ा है और 1 मीटर ऊंचा है।
देखो क्या बोला मैंने, 1 मीटर लंबा है, 1 मीटर चौड़ा है और 1 मीटर ऊंचा है। एक ऑब्जेक्ट है, सॉलिड ऑब्जेक्ट है, सेम मटेरियल, मान लो लोहे का बना हुआ है, समझ लो, ठीक। तो वो कितना केजी का होगा, वो किस पे डिपेंड करेगा, वो उस पे डिपेंड करेगा डेंसिटी पे, कि उसकी घनत्व कितनी है, कि वो कितने पर मीटर क्यूब में कितना केजी का होता है। तो पता है आपको लोहा कितने केजी का होता है, अगर वो 1 मीटर लंबा, 1 मीटर चौड़ा और 1 मीटर ऊंचा हो। देखो 1 मीटर यहां से लेकर यहां तक होता है, यहां तक लगभग। तो इतना लंबा चौड़ा और ऊंचा अगर लोहे का कोई ब्लॉक होगा, सॉलिड ब्लॉक होगा, तो वो लगभग 8000 केजी का होगा, 8000 केजी का। इसका मतलब डेंसिटी ऑफ आयरन इज अप्रोक्सीमेट 8000 केजी पर मीटर क्यूब, क्योंकि 1 मीटर लंबा, 1 मीटर ऊंचा और 1 मीटर चौड़ा और 1 मीटर ऊंचा एक ब्लॉक की बात कर रहा हूं मैं, क्यूब की बात कर रहा हूं। तो उसका ये वॉल्यूम क्या हुआ, 1 मीटर क्यूब, और उसका मास कितना हो रहा है, अगर उसको हम नाप कर देखेंगे तो पता चलेगा 8000 केजी। इसका मतलब डेंसिटी कितना हुआ, 8000 केजी पर मीटर क्यूब। तो यही तो बोलता है डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस इज डिफाइंड एज मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस। यानी कि मान लो डेंसिटी को मैं रो से डिनोट करता हूं, एक ग्रीक लेटर रो से। ये देखिए रो कैसे बनता है, ऐसा एक पी टाइप का दिखता है मगर कुछ अलग होता है। रो इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम, इसकी ऐसा यूनिट होती है केजी पर मीटर क्यूब। ये हमको बताता है कि एक्चुअली ये सब्सटेंस की डेंसिटी क्या होती, इस सब्सटेंस का 1 मीटर क्यूब का वॉल्यूम कितने वजन का होगा। ओके, तो डेंसिटी ऑफ वाटर क्या होता है, डेंसिटी ऑफ वाटर रो डब्ल्यू बोल रहा हूं जिसको, 1000 केजी पर मीटर क्यूब। क्योंकि हम लोग फ्लूइड की बात कर रहे हैं, लिक्विड के बारे में, तो यहां पे वाटर का हम लोग डेंसिटी याद रख लो, 1000 केजी पर मीटर क्यूब। क्या बात है, मतलब कि अगर एक इमेजिन करो, एक पानी का क्यूब है, पानी का क्यूब कैसे होगा सर, मगर इमेजिन कर लो कि 1 मीटर लंबा, 1 मीटर चौड़ा और 1 मीटर ऊंचा एक पानी का क्यूब है, तो उसका वजन होगा 1000 केजी का। क्यों, क्योंकि उसका डेंसिटी है 1000 केजी पर मीटर क्यूब। कैन यू इमेजिन इट। अब चलिए आगे टॉपिक में बढ़ते हैं। अब इससे ही रिलेटेड पड़ता है रिलेटिव डेंसिटी। क्योंकि हम लोग वाटर का डेंसिटी 1000 केजी पर मीटर क्यूब है, तो इसी को बेस बनाते हुए हम लोग दूसरे मटेरियल को कंपेयर कर सकते हैं। नई बात समझ में आई। चलो देखो, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस इज डिफाइंड एज, किसी भी सब्सटेंस का रिलेटिव डेंसिटी को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, रेशियो ऑफ इट्स डेंसिटी टू द डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड। मतलब हम क्या कर रहे हैं, किसी भी सब्सटेंस के डेंसिटी को कंपेयर कर रहे हैं पानी के, वाटर के डेंसिटी से। तो रिलेटिव डेंसिटी कहलाएगा, देखो रिलेटिव डेंसिटी इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। वो 4 डिग्री सेंटीग्रेड में इसलिए क्योंकि टेम्परेचर के साथ में उसका वॉल्यूम भी चेंज होता है पानी का, है ना, वो एक्सपांड होता है, कंप्रेस होता है ये। तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड में वो सबसे मिनिमम वॉल्यूम का रहता है, इसीलिए 4 डिग्री सेंटीग्रेड का वाटर को कंपेयर कर रहे हैं सब्सटेंस से। तो मान लो कभी आपको दिखे रिलेटिव डेंसिटी ऑफ एल्युमिनियम इज 2.7, कोई यूनिट नहीं होती है, तो रेशियो है एक प्रकार का। तो एल्युमिनियम का अगर दिया हुआ है 2.7 उसका रिलेटिव डेंसिटी है, इसका मतलब ये है कि एल्युमिनियम का डेंसिटी 2.7 इंटू 10 टू द पावर 3 केजी पर मीटर क्यूब हुआ। मतलब कि एल्युमिनियम 2.7 टाइम्स ज्यादा डेंस होता है वाटर से, 2.7 गुना ज्यादा डेंस होता है वाटर से। तो रिलेटिव डेंसिटी का मतलब ही है कि कंपेयर करो वाटर से उसको, रिलेटिव का मतलब ही होता है कंपेयर करना। सो देन इफ वी हैव अंडरस्टूड दिस टर्म्स, देन वी हैव टू मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक विच इज वेरिएशन ऑफ प्रेशर वर्टिकली विथ डेप्थ। आप लोग ये जानते ही हैं कि पानी के अंदर जैसे कि गोताखोर होते हैं ना, गोताखोर जानते हैं क्या क्या होता है, पानी के अंदर जिन लोग तैरने जाते हैं तो ज्यादा गहराई में जाने पर उनके शरीर में ज्यादा प्रेशर पड़ता है।
उनके शरीर में ज्यादा प्रेशर पड़ता है। ये क्यों होता है सर? तो क्यों होता है उसके बारे में हम लोग समझेंगे कैसे होता है। तो देख लो, मान लो कि एक ऑब्जेक्ट है वो पॉइंट 2 पे रखा हुआ है। देखो ये रहा वो ऑब्जेक्ट पॉइंट 2 पे, पानी के अंदर, पानी एक फ्लूइड के अंदर, पानी नहीं लिक्विड, एक फ्लूइड के अंदर, लिक्विड के अंदर। तो इसके ऊपर प्रेशर क्रिएट होगा, प्रेशर क्रिएट होगा। इसको समझने के लिए आप नॉर्मल वे में भी समझ सकते हो। हम यहां पर जमीन में खड़े हुए हैं, तो हमारे सिर के ऊपर एक कॉलम ऑफ एटमॉस्फेयर है। कॉलम ऑफ एटमॉस्फेयर मतलब हवा है। हवा इतनी ऊंचाई तक की हवा है, कितनी ऊंचाई तक? जितना ऊंचा हमारा एटमॉस्फेयर है उतनी ऊंचाई की हवा है। तो वो उतनी ऊंचाई की हवा हमारे सिर के ऊपर एक प्रेशर क्रिएट कर रही है, मतलब फोर्स पर यूनिट एरिया लग रहा है। अरे मैं मान लो इस डस्टर को अपने सिर के ऊपर रखता हूं, पहले ही जानता हूं कि ये मेरे ऊपर फोर्स लगाएगा, ये मेरे ऊपर एक फोर्स लगाएगा। बिल्कुल उसी तरह ये जैसा एक ऑब्जेक्ट है, ये एक मट सब्सटेंस है, वैसे ही सब्सटेंस हमारा एयर भी है। हाँ हल्का है तो क्या हुआ, है तो वो जो एयर हमारे सिर के ऊपर है वो भी एक कॉलम क्रिएट कर रहा है, एक बिल्कुल, हाँ कितने 8 किलोमीटर लंबा है हमारा एटमॉस्फेयर। तो इतना सारा एयर हमारे ऊपर एक प्रेशर क्रिएट कर रहा होगा, प्रेशर क्रिएट कर रहा होगा। वैसे ही पानी के अंदर अगर कोई जाए, देखो h हाइट के डेप्थ में जाए, h डेप्थ के गहराई में जाए, ये 2.2 पर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो उसके ऊपर जितना पानी होगा, कॉलम ऑफ वाटर होगा, वो इसके ऊपर एक प्रेशर क्रिएट करेगा, फोर्स पर यूनिट एरिया क्रिएट करेगा। तो इसको कैलकुलेट करते हैं। चलो हम लोग जानते हैं अगर पानी रुका हुआ है तो इक्विलिब्रियम में है बोलेंगे, है ना, रुका हुआ है, एट रेस्ट है। तो ये जो कॉलम है, कॉलम ऑफ वाटर है ना, उसको मैं अलग से बना दिया। देखो इसी को यहां पे ले आया, तो ये कॉलम ऑफ वाटर सिलेंड्रिकल होगा, बिल्कुल सर। तो इस सिलेंड्रिकल वाटर कॉलम में क्या क्या फोर्स काम कर रहे हैं ये देखते हैं। तो देखो इस 2 पॉइंट पर यहां आसपास का पानी इसके ऊपर फोर्स क्रिएट कर रहा है। वर्टिकल फोर्स की बात करेंगे ना, हॉरिजॉन्टल पे कोई फोर्स काम नहीं कर रहा, बह ही नहीं रहा है ना, कुछ बह नहीं रहा है, मतलब इक्विलिब्रियम में है, हॉरिजॉन्टल कोई फोर्स काम नहीं कर रहा। तो F2 फोर्स ऊपर धकेल रहा है, देखो पानी, नीचे वाला पानी इसको ऊपर धकेल रहा है, ठीक। और ऊपर से एटमॉस्फेयर, हवा होगी ना, हवा तो होगी, वो हवा इसको नीचे धकेल रही है। और इसका खुद का वेट, अब पानी का भी तो कुछ वेट होगा, ये वाटर कॉलम का ग्रेविटी के कारण नीचे जा रहा है, नीचे जा रहा होगा, वो वेट नीचे है। तो सारे नीचे जाने वाले फोर्स ऊपर जाने वाले फोर्स के बराबर होंगे, क्योंकि ये रेस्ट में है, रुका हुआ पानी है ना। तो एट इक्विलिब्रियम F1 प्लस W1 इज इक्वल टू F2। देखो F2 ही ऊपर है, F1 नीचे है, W भी नीचे है। तो W क्या होगा, वेट m इंटू जी, फोर्स, अरे प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, तो फोर्स इज इक्वल टू प्रेशर इंटू एरिया, ठीक है। तो फोर्स F1 इज इक्वल टू P1 इंटू ए प्लस mg इज इक्वल टू P2 इंटू ए। देखो ये P2 इंटू ए, नीचे से भी उतने ही एरिया पे फोर्स लग रहा है, इसलिए ए यहां भी लिखा है, ए यहां भी लिखा, बस प्रेशर कुछ चेंज दिख रहा है क्योंकि प्रेशर कुछ अलग हो सकता है, ठीक। नाउ वी ऑलरेडी नो कि डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, तो मास इज इक्वल टू वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, डेंसिटी को रो से डिनोट करते हैं। अब क्योंकि ये जो ऑब्जेक्ट, ये जो कॉलम की बात कर रहे हैं, जिसको हम लोग ये इस ऑब्जेक्ट के ऊपर में जो वाटर का कॉलम है वो सिलेंड्रिकल है बोल रहे हैं, तो मान लो इसका एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है, ए इंटू एच उसका वॉल्यूम हो गया, ए इंटू एच इंटू रो मास के बराबर हो गया, ए एच रो मास के बराबर हो गया। तो मास की वैल्यू रख देता हूं ए एच रो इंटू जी। अब देखो यहां भी ए दिख रहा है हमको, एरिया, यहां भी एरिया, ये सारी एरिया एक बराबर है। ये तो एक वाटर कॉलम की बात हो रही है ना, वाटर कॉलम की। ये एरिया बाहर निकालकर कैंसिल कर दिए, देखो यहां से भी ए निकला, यहां से भी ए निकला, इधर के ए से वो कैंसिल हो गया, तो क्या बचा, P1 इज इक्वल टू रो एच जी इज इक्वल टू P2। यानी कि क्या दिख रहा है हमको, प्रेशर एट पॉइंट 2, यहां पर जो प्रेशर है P2, ये बराबर होगा P2 इज इक्वल टू P1 प्लस रो एच जी, P1 प्लस रो एच जी। P1 क्या है, देखो P1 क्या है, ये पहले पॉइंट पर जहां पर पानी खत्म हो रहा है, एयर चालू हो रहा है, तो वहां पर जो प्रेशर है प्लस
इस वाटर कॉलम के कारण जो प्रेशर क्रिएट हो रहा है, ये वाटर कॉलम के कारण कितना हाइट का वाटर कॉलम है वो P2 पर प्रेशर के बराबर होगा। मतलब P1 प्लस वाटर कॉलम का हाइट का प्रेशर। मतलब देखो क्या बन रहा है, P1 इज इक्वल टू सॉरी P2 इज इक्वल टू P1 प्लस रो HG। जितना हाइट का पानी है वो उस सेकेंड पॉइंट पर उस डेप्थ पे रखा हुआ एक ऑब्जेक्ट पर प्रेशर क्रिएट कर रहा है, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर को भी आप ऐड कर लो। देखो P1 इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर और रो HG इज प्रेशर ड्यू टू वाटर कॉलम। क्या बात फील हुई? इसका मतलब जितने गहराई में कोई आदमी जाएगा, कोई सबमरीन जाएगी पानी के अंदर, उतना ज्यादा वाटर कॉलम उसके ऊपर बनेगा। वाटर का कॉलम इमेजिन करो, पानी का एक कॉलम इमेजिन करो, पर यूनिट एरिया उतना ज्यादा फोर्स होगा, या बोल लो प्रेशर उतना ज्यादा होगा। एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी उसमें ऐड कर लेना ना, क्योंकि उसके ऊपर तो हवा भी है। इसका मतलब एक न्यूमेरिकल में देख लेते हैं। व्हाट इज द प्रेशर ऑन स्विमर 10 मीटर बिलो द सरफेस ऑफ लेक। मतलब 10 मीटर गहराई पे एक स्विमर के ऊपर कितना प्रेशर पड़ेगा, फॉर्मूला सेम लगेगा, है ना। हमको दिया हुआ है हाइट इज इक्वल टू 10 मीटर, तो प्रेशर ऑन स्विमर P2 निकालना है हमको। वो गहराई में सेकंड पॉइंट था ना, वहीं पे स्विमर है सोच लो। तो हम लोग जानते हैं P2 इज इक्वल टू P1 प्लस रो HG। बस हमको ये नहीं मालूम था कि हमारा P1 की वैल्यू क्या है। P1 की वैल्यू है प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू होती है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर P1 की वैल्यू होती 1.01 इंटू 10 टू द पावर 5। इसको याद रख लीजिएगा, इसको याद रखना। एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू बार बार आएगा, ये बार बार इस चैप्टर में मिलने वाला है हमको। 1.01 इंटू 10 टू द पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या फिर 1.01 इंटू 10 टू द पावर 5 पास्कल। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को ही पास्कल बोलते हैं हम। क्यों बोलते हैं अभी थोड़ी देर पता चलेगा। एक साइंटिस्ट का नाम था पास्कल, उसी को ऑनर देने के लिए। तो 1.01 इंटू 10 टू द पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। इतना प्रेशर हम लोग फील करते हैं। अभी अभी हम लोग यहीं पर, हम लोग यहां खड़े, आप वहां बैठे हो, इतना प्रेशर आपके सिर के ऊपर लग रहा है, महसूस ही नहीं हो रहा है मेरे को, मुझे कोई प्रेशर। क्योंकि हम लोग बचपन से प्रेशर झेलते आए हैं, आदत हो गई इस प्रेशर की। हमारा बॉडी इस प्रकार से बना हुआ है कि वी डोंट फील एनी प्रेशर। मगर हम लोग जुपिटर में जाएंगे या दूसरे ग्रह में जाएंगे, जुपिटर, सैटर्न, तो वहां पर ये प्रेशर बहुत ज्यादा हो जाता है, 3000 गुना ज्यादा। क्योंकि वहां पे वाटर का, एयर का कॉलम, एटमॉस्फेरिक प्रेशर और ज्यादा बढ़ जाता है। एटमॉस्फेरिक कॉलम और ऊपर हो जाता है, उसका एटमॉस्फेयर और बड़ा है, डेंस भी है। तो हमारे अर्थ की बात करते हैं, 1.01 इंटू 10 टू द पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये हो गया हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर, P1 की वैल्यू। और रो, अब क्योंकि किसके अंदर वो डूबा हुआ है, पानी, सरफेस ऑफ लेक, लेक में पानी भरा हुआ है, ठीक है। तो रो की वैल्यू हम लोग जानते हैं, रो ऑफ वाटर यानी कि डेंसिटी ऑफ वाटर 1000, तो 1000 लिख दिया रो की जगह। H की वैल्यू क्वेश्चन में दी हुई है 10 मीटर, और G की वैल्यू आप 10 ले लो, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। चलो आगे सॉल्व करते हैं। P2 की वैल्यू निकल जाएगी। P2 की वैल्यू क्या निकलेगी, 1.01 इंटू 10 टू द पावर 5, इसको ऐसे ही रहने दो P1 की वैल्यू को, और ये हो जाएगा 1000 इंटू 10 इंटू 1 इंटू 10 टू द पावर 5, यानी कि 10 टू द पावर 5 यहां मिल रहा है दोनों जगह। 10 टू द पावर 5 को बाहर निकाल लो, 1 प्लस 1.01, 2.01 इंटू 10 टू द पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। यानी कि वो जो स्विमर 10 मीटर की गहराई में पानी के अंदर होगा, उसको कितना प्रेशर झेलना पड़ेगा, कितना प्रेशर लगेगा, फील होगा उसको, 2.01 इंटू 10 टू द पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। देखो 1.01 इंटू 10 टू द पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर उसको एटमॉस्फेयर के नीचे झेलना पड़ रहा था, मतलब अगर वो पानी के अंदर नहीं डूबा रहता तो, है ना। और वो 10 मीटर के अंदर गया तो 2 गुना हो गया, लगभग 2 गुना हो गया। इसीलिए इसी को 2.01 ATM भी बोलते हैं। ATM भी एक यूनिट है। ATM का मतलब होता है कितना एटमॉस्फेयर का प्रेशर झेलना पड़ रहा है। अगर वो हवा के नीचे यहीं कहीं ग्राउंड में होता तो उसको एक एटमॉस्फेयर उसके सिर के ऊपर है, उतना झेलना पड़ता, मगर उसका डबल हो गया तो 2 एटमॉस्फेयर हो गया, यानी कि 2.01 इंटू 10 टू द पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। प्रेशर ऑन स्विमर इज 2.01 ATM। यहां पे दोनों में से कोई भी आंसर लिखो, आंसर सही है, मगर जानना जरूरी है ATM क्या होता है। सो दिस वाज वन काइंड ऑफ न्यूमेरिकल। अब इसी से रिलेटेड एक लॉ बोलता है
ब्लेसे पास्कल नाम का एक फ्रेंच साइंटिस्ट था, उसने इसी से रिलेटेड एक लॉ बनाया। उसने बोला, पास्कल लॉ बनाया और बोला, इफ द ग्रेविटी इफेक्ट इज नेग्लेक्टेड, द प्रेशर एट एवरी पॉइंट ऑफ लिक्विड इज इन इक्विलिब्रियम ऑफ रेस्ट इज सेम। मतलब आप फ्लूइड के अंदर सेम हाइट पर, सेम डेप्थ पर कोई भी 2 पॉइंट ले लो, सेम डेप्थ पर, मतलब उसके ऊपर जो वाटर कॉलम है वो सेम हाइट का हो, 2 पॉइंट ले लो, कोई भी 2 पॉइंट ले लो, जैसे पॉइंट ए और पॉइंट बी दोनों सेम डेप्थ पर हैं इस सरफेस से, तो इन दोनों पर सेम प्रेशर क्रिएट होगा। प्रेशर की वैल्यू इन दोनों पॉइंट पर सेम होगी। नहीं लग रहा है? कैसे होगी? चलो देख लो। फोर्स एट पॉइंट ए, इस पॉइंट पर कितना होगा फोर्स? P1 इंटू ए। अरे प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, तो फोर्स इज इक्वल टू प्रेशर इंटू एरिया। एट पॉइंट बी फोर्स क्या होगा? F2 इज इक्वल टू P2 इंटू ए। अब क्योंकि हम लोग बोल रहे हैं कि लिक्विड इज एट इक्विलिब्रियम, रुका हुआ है ना, रुके हुए पानी की बात कर रहे हैं, स्टैटिक में है, तो इसके ऊपर और भी कोई दूसरे फोर्स काम नहीं कर रहे हैं, यही वाटर कॉलम, यानी कि फोर्स F1 इज इक्वल टू F2, यानी P1 इंटू ए इज इक्वल टू P2 इंटू ए कैंसल, यानी कि दोनों पॉइंट में प्रेशर भी सेम है, P1 इज इक्वल टू P2। यही तो हमारा बोल रहा है पास्कल्स लॉ। पास्कल्स लॉ बोल रहा है कि दोनों पॉइंट पर अगर वो सेम डेप्थ पर है तो सेम प्रेशर काम करेगा। क्या कुछ काम का है ये? दिस प्रूव्स पास्कल्स लॉ। क्या कुछ काम का है? हाँ, बड़े काम का है। इससे रिलेटेड कुछ एप्लीकेशन भी देखेंगे हम लोग, बट अभी इसी का एप्लीकेशन के लिए एक आइडिया दे देता हूं। मान लो आपके पास यहां पर कुछ ऐसा अरेंजमेंट है, देखिए यहां पर हमने पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट करा रखा है, मतलब हमने यहाँ पे एक वेसल ऐसा बनाया है, कुछ एक ऐसा कंटेनर बनाया है कि बीच में ये जुड़ा हुआ है। ये मान लो यहाँ पर एक फ्लूइड भरा हुआ है, मान लो पानी जैसा कुछ फ्लूइड भरा हुआ है, वाटर भी हो सकता है, ऑयल भी हो सकता है, कोई बात नहीं, वाटर भी हो सकता है, ऑयल भी हो सकता है। यहाँ पे एक पिस्टन है। पिस्टन कैसा होता है समझते हैं आप? एक सिलेंडर है, उसमें जैसे पिचकारी में पिस्टन होता था, पिचकारी में पिस्टन होता है जिसको हम लोग आगे ले जाते हैं तो पानी बाहर निकलता है, वैसे ही कुछ अरेंजमेंट है। यहां पर हम लोग एक कम एरिया का पिस्टन लिए हैं, A1 एरिया का पिस्टन लिए, उसमें हम लोग F1 फोर्स लगा रहे हैं, छोटा सा फोर्स F1। यही बाद में नीचे से कनेक्टेड है, यही कंटेनर कनेक्टेड है दूसरे सिलेंडर से जिसमें पिस्टन लगा हुआ है A2 एरिया का, ज्यादा एरिया है, इसका एरिया ज्यादा है, ठीक है। उसके ऊपर एक वजन रखा हुआ है, वेट रखा हुआ है, लोड रखा हुआ है जो भारी है, उसको हम लोगों को उठाना है, ठीक। तो हम लोग जानते हैं, मान लो ये दोनों पॉइंट, ये दोनों पिस्टन एक ही लेवल में हो, एक दूसरे से सेम लेवल में हो, तो सेम लेवल में होने के कारण, सेम डेप्थ में होने के कारण, सेम ऊंचाई में होने के कारण, जो भी बात बोलो, इन दोनों पर सेम प्रेशर काम करेगा। तो अकॉर्डिंग टू पास्कल्स लॉ क्या बोलता है? प्रेशर एट पॉइंट 1, यहां पर ये मान लो यहां पर एक पॉइंट 1 है और यहां पे पॉइंट 2 है, इन दोनों पॉइंट पर प्रेशर जो काम कर रहा है वो सेम होगा। पास्कल्स लॉ बोलता है P1 इज इक्वल टू P2, यानी कि F1 अपॉन A1, अरे प्रेशर P1 इज इक्वल टू F1 अपॉन A1 इज इक्वल टू प्रेशर P2, जो कि होगा F2 अपॉन A2। अब देखो F2 असल में है क्या? वो फोर्स जो इस पिस्टन पे काम कर रहा है लोड को उठाने के लिए, कोशिश कर रहा है लोड को उठाने के लिए। अगर ये लोड बहुत ज्यादा होगा F2 से तो लोड नीचे आने लगेगा, पिस्टन नीचे आने लगेगा, और F2 ज्यादा होगा तो इस लोड को ऊपर उठाने लगेगा। मगर हम लोग फोर्स यहां नहीं लगा रहे, हम लोग फोर्स लगा रहे हैं इस तरफ, F1 फोर्स हम लगा रहे हैं, F1 फोर्स हम लगा रहे हैं, उस पिस्टन को नीचे दबा रहे हैं। छोटा सा पिस्टन है, छोटे से एरिया का, उसको हम लोग नीचे दबा रहे हैं फोर्स F1 से। वही फोर्स इस बड़े से एरिया में ट्रांसमिट हो रहा है F2 बन के। ये F2 की वैल्यू कैसी होगी इसके बारे में देखते हैं, पता चल जाएगा। इस A2 को इधर ले आओ तो F2 की वैल्यू पता चल जाएगी। F2 इज इक्वल टू F1 अपॉन A1 इंटू A2। अब देखो जरा इसको, इस इक्वेशन को गौर करो। F1 छोटा सा फोर्स है छोटे से एरिया के लिए, तो F1 अपॉन A1 हुआ। अब A2, ये A2 है एरिया बड़े वाले पिस्टन का, बड़े वाले एरिया है, ये एरिया बड़ा है, मतलब हमने छोटा सा फोर्स लगाया छोटे से एरिया में और वही फोर्स को ट्रांसमिट किया बड़े से सरफेस एरिया वाले पिस्टन में, तो वो बड़ा फोर्स बन गया, बनेगा। अरे देखो ये A2 इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, A2 जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा फोर्स भी बढ़ते जाएगा, और ज्यादा फोर्स होगा तो वो लोड को उठाने के लिए ज्यादा फोर्स लगेगा ऊपर की तरफ।
इसका मतलब हम लोग छोटे से पिस्टन में थोड़ा सा फोर्स लगाएं और उसी प्रेशर को ट्रांसमिट कर दें नीचे से कनेक्ट करते हुए, वेसल को कनेक्ट करते हुए एक बड़े से एरिया वाले पिस्टन में, तो वो बड़े फोर्स में बदल जाएगा, क्योंकि पास्कल लॉ काम कर रहा है, सेम लेवल पर सेम प्रेशर काम करेगा। और इसी की मदद से हाइड्रोलिक्स ब्रेक काम करते हैं, इसी की मदद से हाइड्रोलिक पंप्स, इसी की मदद से हाइड्रोलिक जैक्स काम करते हैं। आप लोग गौर किए होंगे, आप ब्रेक को थोड़ा सा दबाते हो, हाइड्रोलिक ब्रेक होते हैं ना गाड़ियों में, थोड़ा सा ब्रेक को आप दबाते हो या फिर प्रेस करते हो उसके पिस्टन पैडल को, तो पूरी गाड़ी इतनी तेजी से चलती रहती है, वो रुक जाती है। इतना ज्यादा फोर्स वो ट्रांसमिट कर देता है। हाइड्रोलिक असल में लिक्विड से, ये फ्लूइड से ही काम करने वाला एक सिस्टम होता है। और भी सारे एप्लीकेशन देखेंगे, मगर हमको समझ में आ गया। मान लो आपको कोई बड़ा बहुत ज्यादा वजन, कोई वेट को उठाना है, तो आप थोड़ा सा फोर्स जितना लगा सकते हो उतना फोर्स लगाओ, बस उसके अरेंजमेंट कुछ ऐसा करो कि इसका एरिया बढ़ा दो इधर का, तो वो ज्यादा बड़े फोर्स पे कन्वर्ट हो जाएगा और उस भारी इस भरकम सामान को भी उठाने लगेगा। छोटा सा फोर्स जो आपने लगाया था वो कन्वर्ट हो गया इस प्रेशर में और ज्यादा लोड को उठाने लग गया। तो इस प्रकार से इसके एप्लीकेशन होते हैं। वी विल सी मोर नंबर ऑफ एप्लीकेशन, बट इट मींस टू लिफ्ट अ हैवी लोड बाय फोर्स F2, a smaller force F1 is needed in a smaller area A1। क्या अरेंजमेंट किया हमने कि वो जो F2 फोर्स बन रहा है बड़े से लोड को उठाने के लिए, उसका जहां पर बन रहा है उसका एरिया को हमने बड़ा रखा है। ये बना हमें एप्लीकेशन ऑफ पास्कल्स लॉ। और भी एप्लीकेशन देखेंगे इन आवर नेक्स्ट लेक्चर। This is it for today. Today we have studied about what is fluid, variation of pressure, pressure of fluid, as well as Pascal's law. So keep studying. Have a nice day.